हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिश्रा साइंस सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत। मैं मनीष मिश्रा आज फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अगला पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं। पढ़ाने से पहले आपके सामने एक बहुत ही अच्छा सा कोटेशन आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप अपने लाइफ में उतारने का प्रयास करोगे। तो कोटेशन है कि अपनी जमीन अपना आकाश पैदा कर, अपनी जमीन अपना आकाश पैदा कर, अपने कर्मों से एक नया इतिहास पैदा कर। मांगने से मंजिल नहीं मिलती है मेरे दोस्त, अपने हर कदम पर विश्वास पैदा कर। थैंक यू, धन्यवाद। अब मैं प्रीवियस टॉपिक जो आवेश के बारे में पढ़े थे, आवेश में यही पढ़े थे कि अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो उस पर धनावेश आएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी तो उस पर ऋण आवेश आएगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक होगा कि ये आवेश है और ये आवेश का क्वांटाइजेशन यानी कि क्वांटमीकरण का सिद्धांत आज का टॉपिक है। और आज क्वांटमीकरण का सिद्धांत क्या कहता है ये आपके सामने मैं रख रहा हूं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्वांटाइजेशन ये क्या कहता है कि एक वस्तु लेते हैं, ये आपका एक वस्तु है, ठीक है, और इस वस्तु पर हम अभी बोले हैं कि अगर आप इलेक्ट्रॉन को देते हो, बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन दे दिए, इट मीन्स वस्तु जो है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। फिर वस्तु में से एक इलेक्ट्रॉन को आप हटा देते हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। दोनों ही स्थिति में हमको अब देखना है कि कितना इलेक्ट्रॉन का क्वांटाइजेशन होगा, ये चीज हमको देखना है। तो एक आपका एक वस्तु है, इस वस्तु में बाहर से आप एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को आप दे दिए। जैसे ही आप बाहर से एक इलेक्ट्रॉन दे दिए तो आपको ये पता चला होगा कि ये पहले का जो आवेश होगा, तो आपको पता भी होगा, आप पढ़े भी होंगे कि एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, अगर आप इस वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन दे दिए, तब अगर कोई पूछेगा कि इस वस्तु का आवेश क्या होगा, बहुत ही सिंपल है दोस्त। तो आवेश जो होगा इस वस्तु का क्या होगा, माइनस में एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, जी माइनस में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। पहले से जो आवेश था उसमें एक इलेक्ट्रॉन आप दे दिए तो यहां पे 1 हो जाएगा, गुना में कि 1 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन आवेश उसमें बढ़ गया। ठीक है, अब यहां पे दूसरी बात आगे देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा। अगर इस इलेक्ट्रॉन में इस इलेक्ट्रॉन को 2 दे दिया जाए तब इस वस्तु पर आवेश कितना हो जाएगा, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे कि 2 हो जाएगा, 2 गुने 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। इसी तरह इलेक्ट्रॉन को 3 दे दिया जाए तो ये 2 की जगह पर 3 गुना हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, यानी कि ये क्रम लगातार चलेगा। अगर मान लिया जाए कि इस वस्तु पर n इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो यहाँ पे n यहाँ पे लिखा जाएगा 1 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। समझ में आ रहा है, यानी कह सकते हैं कि माइनस में n इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो n इलेक्ट्रॉन जो होता है वो n को बोला जाता है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन, यानी कि स्थानांतरित आवेश के रूप में ये है। भाई एक इलेक्ट्रॉन का आवेश तो हमको पता है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ n इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इसमें n इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। ठीक है, तो आवेश अगर कोई पूछेगा कि n इलेक्ट्रॉन अगर किसी वस्तु में दे दिया जाए तो आवेश का इलेक्ट्रॉन जो होगा माइनस में n इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा। ठीक उसी प्रकार अगर कोई वस्तु है
और इस वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन को हटा दिया जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी कर दी जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी कर दी जाए, इलेक्ट्रॉन की हानि, यहां पे इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। बहुत आसान है दोस्त, इलेक्ट्रॉन की हानि हो गई तो आप कह सकते हैं कि इस वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन की हानि हुई। पहले से इसका इलेक्ट्रॉन का आवेश 20 है, इसका इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको एक इलेक्ट्रॉन की हानि हुई, एक इलेक्ट्रॉन की हानि हुई का मतलब होता है इस पर जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा वो प्लस में होगा 1.6 गुने 10 की पावर माइनस 19 कूलम। प्लस में होगा, यानी कि प्लस जो बताता है कि इलेक्ट्रॉन हानि को बताता है, तो इस पर चार्ज क्या हो जाएगा, प्लस में 1.6 गुने 10 की पावर माइनस 19 कूलम हुआ। अब दोनों को कंपेयर किया जाए, दोनों को कंपेयर किया जाए तो अगर इसमें आवेश इतना हो सकता है तो इस अगला आवेश क्या हो सकता है। अगर इसमें आवेश अगर हम पूछें तो प्लस में एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना ज्यादा है या कितना कम है, इसमें तो इलेक्ट्रॉन हानि हुआ है तो कम होगा, तो कितना कम है, तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर देते हैं तो 1 प्लस में 1 गुने एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का हानि करा तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश, 2 गुने 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। अगर यहाँ पे हम 3 इलेक्ट्रॉन का हानि किए तो इस पर आवेश क्या होगा, 3 गुने 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। अगर नंबर ऑफ n इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे हटाए तो यहाँ पे क्या कितना का लॉस होगा, प्लस n गुने 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों को कंपेयर किया जाए कि दोनों पर अगर एक दूसरे से मिलाया जाए कि दोनों का आवेश क्या होगा। बहुत सिंपल ही है, यहाँ पे देखोगे कि टोटल आवेश अगर बताया जाए कि दोनों पर का आवेश क्या होगा तो हम बता सकते हैं कि ये माइनस प्लस माइनस n इंटू ई। तो n जो है आपको बताता है प्लस माइनस स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन का संख्या, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या गुने एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। बहुत आसान है दोस्त, यहाँ पे आवेश अगर पूछा जाए कि अगर इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए, अगर इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए तो दोनों पर आवेश कितना होगा, तो आवेश जो होगा वो प्लस माइनस n इंटू ई होगा। तो n क्या बता रहा है आपको, n बता रहा है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये लिखो, 1 मिनट रुकोगे। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या गुने एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, जहां n है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, E है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। E आपको इलेक्ट्रॉन को बताता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो अगर यहां पे फॉर्मूला लिखा जाए सिंपली कि आवेश को हम लोग डिनोट करते हैं Q से, तो Q बराबर जो होगा वो प्लस माइनस n E होगा, यानी कि आवेश का क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला आपका Q बराबर प्लस माइनस n E होगा। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं कि आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत क्या कहता है। यहाँ इस फॉर्मूला से देखने को मिल रहा है, इस फॉर्मूला को देखने को मिल रहा है कि आपका कोई वस्तु है, उस वस्तु का जो आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का गुणज है। पढ़ते हैं इसको, लिखा हुआ है किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। किसी वस्तु का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज है। समझ में आ रहा है ना, यानी कि प्लस माइनस n E।
एन यहाँ पे आपको स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन दिए, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन का हानि हुआ, कितना वृद्धि हुआ कितना हानि हुआ, ये बताता है। प्लस में ई बताता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। सिंपल है दोस्त, बहुत आसान है। तो यहां पे अगर हम पूछते हैं कि एन बराबर अगर मान लिया जाए कि एन बराबर आप क्या रखेंगे, तो एन बराबर आप लिख सकते हैं एन बराबर 1 2 3 डॉट डॉट एन तक जाएगा। यानी कि यहाँ पे बहुत ही आसान बात है समझने के लिए कि एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होगा वो आवेश माइनस में 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम होता है। इस आवेश को हम लोग मूलभूत आवेश भी कहते हैं। इस आवेश को क्या कहते हैं, मूलभूत आवेश। फंडामेंटल चार्ज इसको बोलते हैं, प्लस माइनस 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। अब एक सवाल उठता है कि आप किसी वस्तु में अगर आप इलेक्ट्रॉन देते हो या इलेक्ट्रॉन की हानि होती है तो इसमें n बराबर 1 2 3 4 है, तो क्या आप किसी वस्तु में 1 पॉइंट कुछ इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं क्या, या 1/3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं क्या, ये सवाल उठता है। तो बहुत ही सिंपल बात है कि अगर मान लिया जाए कि आप परमाणु के बारे में पढ़े हैं और ये परमाणु जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। यानी कि छोटे छोटे कण क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी छोटा कण क्या होगा, उसको बोला जाता है क्वार्क। क्या बोला जाता है दोस्त, क्वार्क बोला जाता है। और इसका जो मास, इसका जो आवेश होता है बहुत ही सिंपल है, प्लस में 1/3 इलेक्ट्रॉन, प्लस में 2/3 इलेक्ट्रॉन। इससे ये इंडिकेट होता है कि ये 1/3 1 का तीसरा हिस्सा होता है। एक क्वार्क जो होता है 1 का तीसरा हिस्सा है, एक क्वार्क जो होता है 2 का तीसरा हिस्सा होता है। यानी कि अगर किसी वस्तु में क्वार्क को दिया जाए तो क्वार्क को बाहर से, अगर बाहर से दिया जाए तो उस हवा में वो शिफ्ट हो जाता है, वो किसी वस्तु पर पड़ेगा ही नहीं। यानी कि कह सकते हैं कि आप किसी भी आवेश को 1/3 नहीं दे सकते, 2/3 नहीं दे सकते, 0.1 नहीं दे सकते, 1 पॉइंट कुछ दे नहीं सकते। यानी कि जब भी आप दोगे तो पूर्ण गुणज होगा, पूर्ण संख्या दिया जाएगा। यानी कि n बराबर 1 2 3 n तक जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। इसमें कहीं भी आपको अगर दिक्कत होगा तो एक बार फिर से मैं समझा दूं कि आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत कहता है कि अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन दिया जाए तो उस वस्तु में कितना इलेक्ट्रॉन बढ़ा। अगर किसी वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए या नंबर ऑफ n इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो उस वस्तु पर आवेश कितना होगा। ये दोनों को कंपेयर करने के बाद हमको पता चला कि आवेश का जो क्वांटमीकरण बताता है वो Q बराबर प्लस माइनस Ne होता है। यानी कि प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ठीक है दोस्त, तो अगर आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद इस टॉपिक को मिटाते हैं। चलिए, बहुत आसान है दोस्त। अगर आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करोगे, बाय कॉल करोगे, व्हाट्सएप करोगे। आपको पूरा पूरा समझ में आना चाहिए। मेरा जो पढ़ाई है वो सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए नहीं होता है। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तो आपको सब कंपटीशन में ये फायदा करेगा। इसलिए कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करनी चाहिए जिसको भविष्य में फायदा हो जाए। ठीक है, अगला जो टॉपिक है, अगर मान लिया जाए कि कोई वस्तु है और उस वस्तु पर आवेश दिया जाए, क्या दिया जाए, आवेश दिया जाए, तो आवेश देने के बाद हमको पता है कि वस्तु में कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। तो क्या हम चार्ज देंगे तो चार्ज देने के बाद उस वस्तु में परिवर्तन होगा क्या, क्वेश्चन है। क्या उस वस्तु में परिवर्तन होगा?
तो अगला जो टॉपिक है आपका वो है द्रव्यमान में परिवर्तन। नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डालोगे, द्रव्यमान में परिवर्तन, चेंज इन मास, चेंज इन मास। बहुत आसान है दोस्त। यहां पे हमको देखना है कि किसी वस्तु में अगर चार्ज दिया जाए तो चार्ज देने के बाद उस वस्तु में क्या परिवर्तन होगा, उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा, इस चीज को हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, मान लिया जाए कि कोई वस्तु एक ले लेते हैं जो उदासीन है, कोई वस्तु है जिस पर कोई चार्ज नहीं है, उदासीन वस्तु है। ठीक है, ये उदासीन वस्तु है और इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे वस्तु पर दे दिया जाए, यानी कि अगला जो वस्तु होगा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उस पर चार्ज क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है उस पर चार्ज क्या आएगा, तो ऋण आवेश होगा। वेरी इजी दोस्त, इस पर आ जाएगा ऋण आवेश। क्या आ जाएगा, ऋण आवेश। ठीक है, अगला वस्तु लेते हैं, अगर किसी वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन की कमी कर दी जाए, इलेक्ट्रॉन की कमी कर दी जाए, तब उस वस्तु पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, आप खुद जानते हो क्या होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण इस पर आएगा धनावेश। क्या आएगा, धनावेश। यानी कि वस्तु को आप मान लो, इस वस्तु को आप m मान लो, इस वस्तु को आप m डैश मान लो, इस वस्तु को आप m डबल डैश मान लो। मान ली, अब सवाल उठता है कि इन तीनों वस्तु में आवेश किसमें ज्यादा है, किसका बीच में है और किसका सबसे कम है। बहुत ही सिंपल दोस्त। तो यहां पे जैसे ही अगर हम आप पूछें कि इलेक्ट्रॉन के आवेश के क्वांटमीकरण में देखें कि अगर एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो वो उसमें एक इलेक्ट्रॉन आवेश बढ़ जाता है, पहले का आवेश प्लस में एक और इलेक्ट्रॉन दे दे तो उसमें आवेश बढ़ गया। तो स्वाभाविक है कि किसी भी आवेश वाले वस्तु में अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को दे दें या एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो इसमें क्या होगा, उसके द्रव्यमान में वृद्धि होगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि उस वस्तु के द्रव्यमान में जो वृद्धि हुआ, तो लिखेंगे यहाँ पे द्रव्यमान में वृद्धि, द्रव्यमान में वृद्धि। तो द्रव्यमान में वृद्धि कितना होगा, तो एक निकालो इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होगा, दो दे दोगे तो दो में होगा, तो नंबर ऑफ n दे दो। वेरी इजी। तो यहाँ पे लिख देंगे एक n इलेक्ट्रॉन गुने 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। वेरी इजी। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश या एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कह दो, यहाँ पे द्रव्यमान पड़ रहा है, द्रव्यमान कह दिया जाए एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यानी कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आपको दिखा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होगा, तो n गुने 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कर देंगे। अगर यहां पे पूछा जाए कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, तो यहां पे लिखेंगे कि द्रव्यमान में कमी, द्रव्यमान में कमी, द्रव्यमान में कमी बराबर क्या हो जाएगा, तो n गुने एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। बहुत आसान है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो द्रव्यमान में कमी यानी कि इलेक्ट्रॉन में वृद्धि का मतलब होता है चार्ज क्या होगा, माइनस का, इसमें क्या होगा, कमी का मतलब क्या होगा, प्लस का। तो अब पूछा जाए कि द्रव्यमान में अंतर क्या होगा, वेरी इजी। अब पूछा जाए कि द्रव्यमान में अंतर क्या हो गया, तो बहुत आसान है दोस्त। यहाँ पे लिखेंगे दोनों को मिलाने के बाद कि द्रव्यमान में अंतर बराबर प्लस माइनस n इंटू एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। बहुत आसान है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो n यहां पर क्या है दोस्त, n यहां पर क्या है, तो प्लस माइनस n जो है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन है, स्थानांतरित
इलेक्ट्रॉन की संख्या, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या गुना एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। फाइनल। तो अगर इसका फॉर्मूला लिखा जाए कि द्रव्यमान में परिवर्तन, चेंज इन मास बराबर क्या होगा दोस्त? बहुत आसान है। चेंज इन मास अगर यहां पर दिया जाए तो लिखाएगा प्लस माइनस एन इंटू एम ई। एम ई बताता है आपका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है। तो फाइनल जो आपका चेंज इन मास होगा वो प्लस माइनस एन एम ई होगा। साथ ही साथ आपको पता होगा कि एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 31 kg होता है। यानी कि नंबर ऑफ एन इंटू 9.1 गुने 10 पावर 31 kg से आप गुना करोगे तो उस वस्तु में उत्पन्न अंतर को आप आसानी से निकाल सकते हो। फिर से एक बार, द्रव्यमान में परिवर्तन, किसी वस्तु में आवेश दिया जाता है तो आवेश देने के बाद उस वस्तु में जो परिवर्तन होगा, उसके द्रव्यमान में जो परिवर्तन होगा, बहुत ही आसानी से हम लोग समझ सकते हैं कि उदासीन कोई वस्तु लिए, उस उदासीन वस्तु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो इलेक्ट्रॉन कितना ग्रहण किए, तो जैसे ही ग्रहण करेगा उस पर चार्ज क्या आएगा? ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन को कमी किए तो उस पर चार्ज क्या आ जाएगा? धन आवेश। इस वस्तु को हम लोग एम डैश, एम डबल डैश। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि द्रव्यमान में वृद्धि कितना हुआ? तो नंबर ऑफ एन गुने एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, कितना अंतर हो जाएगा? द्रव्यमान में कमी क्या होगा? एन इंटू एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। यानी कि वृद्धि का मतलब माइनस चार्ज, कमी का मतलब प्लस चार्ज। दोनों मिलाएंगे तो दोनों में अंतर क्या होगा? प्लस माइनस एन इंटू एम एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो यानी कि एन जो बताता है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताता है और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, दोनों एक दूसरे के गुणज है। तो बहुत ही आसानी से डेल एम बराबर हम लोग प्लस माइनस एन इंटू एम ई। और एम ई जो है यहाँ पे बताता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब सवाल उठता है कि इस वस्तु में, इस तीनों वस्तु में किसका आवेश ज्यादा होगा, किस वस्तु में किसका कम होगा और कौन बीच में होगा? तो स्वाभाविक है, देखने के बाद आपको इंडिकेट मिल रहा होगा कि सबसे ज्यादा आपका होगा एम डैश में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले लिया। दूसरा का होगा ग्रेटर होगा एम में, तीसरा का जो होगा वो एम डबल डैश होगा। यानी सबसे ज्यादा होगा ऋण आवेशित वस्तु में, इसके बाद क्या होगा? उदासीन का होगा, इसके बाद क्या होगा? धनावेश का होगा। ठीक है दोस्त, यानी द्रव्यमान में परिवर्तन इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। इसको स्टेटमेंट में अगर लिखा जाए कि ऋण आवेशित वस्तु पर जो द्रव्यमान में अंतर होगा वो उदासीन से ज्यादा होता है, धनावेशित वस्तु पर उदासीन वस्तु से कम होता है। तो लिख लें इसको पॉइंट करके, ऋण आवेशित वस्तु का द्रव्यमान उदासीन वस्तु से ज्यादा होता है। दूसरा का बात लिख लेंगे कि धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान उदासीन वस्तु से कम होता है। ठीक है दोस्त, बहुत आसानी से इसको हम लोग समझे। यानी कि ऋण आवेश होगा तो ये उदासीन वस्तु हम लोग उदाहरण लेते हैं, उदासीन वस्तु से इसका जो द्रव्यमान होगा अधिक होगा और उदासीन से इसका धन आवेश का कम होगा। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? तो ऋण आवेश, इसके बाद किसका होगा? उदासीन, इसके बाद किसका होगा? धनावेश। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई किसी को दिक्कत है तो कमेंट करोगे
बाकी जो है स्क्रीनशॉट कीजिए। अगला टॉपिक आपका आने वाला है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। स्क्रीनशॉट करो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका आवेश संरक्षण का सिद्धांत। हेडिंग डालते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है ये हम लोग को आज देखना है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है इसको हम लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि प्रीवियस क्लास में आप पढ़े हो कि सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन का हानि करता है, तो इस पर जो चार्ज आएगा, एक मिनट ऐसे देख लो, सोडियम प्लस और Cl माइनस ये दोनों मिलते हैं तो बनता है NaCl। ठीक है, तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत यही कहता है कि कोई विलगित निकाय है। क्या है? विलगित निकाय है, और इस विलगित निकाय में प्रक्रिया से पूर्व और प्रक्रिया के पश्चात आवेश जो होता है वो बराबर होता है। फिर से एक बार, प्रक्रिया से पूर्व एक विलगित निकाय है। विलगित निकाय का है समझो पहले। विलगित निकाय होता है एक्चुअली कि वैसा निकाय जिससे आवेश न तो बाहर जाएगा और न ही बाहर से कोई आवेश अंदर आएगा। दिस इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम, यानी कि आवेश न तो बाहर जाएगा और न ही आवेश अंदर आएगा। तो यहां पे सवाल ये उठ रहा है कि आवेश जो होगा, किसी वस्तु का जो नेट आवेश होता है वो प्रक्रिया से पूर्व, इसको बोलेंगे प्रक्रिया से पूर्व, इसके बाद बोलेंगे प्रक्रिया के पश्चात, यानी कि प्रक्रिया के पूर्व और प्रक्रिया के पश्चात वस्तु का जो आवेश होगा वो बराबर होता है, नेट आवेश जो होगा वो बराबर होता है। ठीक है, तो देखते हैं यहां पे कैसे होगा। एक डायग्राम बनाएंगे, प्रक्रिया के पूर्व, प्रक्रिया के पश्चात। ठीक है, प्रक्रिया से पूर्व और प्रक्रिया के पश्चात। अगर यहां पे हम देखें कि प्रक्रिया से पूर्व का कुल धन आवेश कितना है, तो बहुत आसान है। कुल धन आवेश कितना है ये तो बहुत आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। कुल जो धन आवेश है, आप यहां पे देखिए प्रक्रिया से पूर्व, दिस इज ये, प्रक्रिया के पश्चात ये। तो यहां पे देखने को मिल रहा है कि प्रक्रिया से पूर्व धन आवेश कितना है, धन आवेश कितना है, तो 1 है, क्योंकि सोडियम पर 1 ही प्लस का चार्ज है, तो इस पर लिख देंगे अपन प्रक्रिया से पूर्व। अब यहां से प्रक्रिया के पश्चात अगर देखें कि इस पर धन आवेश कितना है, साफ साफ दिख रहा है कि इस पर कोई आवेश नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि कुल ऋण आवेश, कुल ऋण आवेश
प्रक्रिया से पूर्व कुल ऋणावेश, बहुत सिंपल है दोस्त, प्रक्रिया से पूर्व कितने ऋणावेश हैं? तो एक है। प्रक्रिया के पश्चात कितने आवेश हैं? यहाँ पे भी कोई आवेश नहीं दिख रहा है, ये शून्य होगा। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जाए, अब पूछा जाए कि कुल आवेश कितना है। वेरी इजी, कुल आवेश अगर पूछा जाए प्रक्रिया के पूर्व कुल आवेश कितना है, तो आपको देखने को मिल रहा है कुल आवेश दो हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। प्रक्रिया के पश्चात कितना दिख रहा है? शून्य दिख रहा है। अब इस डायग्राम से पता चलता है कि इस डायग्राम में, इस रिएक्शन में नेट आवेश टोटल यानी कि कुल आवेश बोलोगे जिसको, नेट आवेश कितना होगा? वेरी इजी, नेट आवेश कितना होगा? देखिएगा यहाँ पे प्लस का 1 प्लस माइनस का 1, दोनों को जोड़ेंगे दोस्त, एक धन आवेश एक ऋण आवेश, दोनों को जोड़ने के बाद क्या आता है? क्या आता है? प्लस प्लस माइनस माइनस शून्य आता है। ये क्या होता है? शून्य होता है। यहाँ पे देखने को मिल गया कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत, यानी कि आवेश जो होता है प्रक्रिया से पूर्व प्रक्रिया के पश्चात दोनों बराबर होता है। दोनों शून्य आ गया, चुका, दोनों शून्य आ गया, बहुत आसान है। दोनों क्या आ गया? शून्य आ गया। यहाँ पे आवेशों की संख्या लिख लो, आवेश की संख्या कितना है, यानी कि विलगित निकाय में नेट आवेश जो होता है वो प्रक्रिया के पूर्व प्रक्रिया के पश्चात क्या आएगा? बराबर होता है। तो देखिए टोटल नेट आवेश कितना हो गया? प्रक्रिया से पूर्व 0 आया, प्रक्रिया के पश्चात कितना आया? 0 आ गया। तो टोटल नेट आवेश कितना हो गया? 0 हुआ। फाइनली अगर इस चीज को हम लोग लिखें कि नेट आवेश जो होता है किसी वस्तु पर कुल ऋणावेश, कुल धनावेश तथा कुल आवेशों की संख्या संरक्षित रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, प्लस हो भी सकता है, माइनस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं, लिखेंगे कि विलगित निकाय में, विलगित निकाय में, विलगित निकाय में किसी प्रक्रिया में नेट आवेश प्रक्रिया के पूर्व तथा प्रक्रिया के पश्चात का आवेश बराबर होता है तथा संरक्षित हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। बहुत आसान है, यानी इस नियम को क्या बोला जाता है? इस नियम को बोला जाएगा आवेश, लिख लो इसको, इस नियम को आवेश संरक्षण का नियम कहा जाता है। ठीक है, फिर से एक बार देख लें कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि विलगित निकाय में, विलगित निकाय किसको कहेंगे? वैसा निकाय जिससे आवेश जो होगा न बाहर से अंदर आएगा और न अंदर से बाहर जाएगा, यानी कि वैसा निकाय होगा न उसको बाहर से कोई आवेश दिया जाएगा और न ही अंदर से कोई आवेश बाहर दिया जाएगा। ठीक है, तो उस आवेश के, उस निकाय की प्रक्रिया में जो नेट आवेश होगा वो प्रक्रिया के पूर्व प्रक्रिया के पश्चात जो आवेश होगा वो बराबर होता है और संरक्षित रहता है। ये रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है।
यानी कि नोट में हम लोग कह सकते हैं कि कुल धन आवेश, कुल ऋण आवेश और कुल आवेशों की संख्या संरक्षित रह भी सकती है और नहीं भी रह सकता है। ठीक है, तो ये था आपका आवेश संरक्षण का सिद्धांत, जिसको हम लोग टेबल बनाकर भी समझ गए। Na प्लस प्लस Cl माइनस बना क्या है NaCl। तो प्रक्रिया के पूर्व, प्रक्रिया के पश्चात कुल धन आवेश, प्रक्रिया के कुल आवेश 1, प्रक्रिया के पश्चात 0, कुल ऋण आवेश 1, पश्चात 0, कुल आवेश की संख्या प्लस और माइनस 2 आवेश है इसलिए 2, ये कितना हो गया 0। नेट आवेश कितना होगा यानी कुल आवेश कितना होगा, तो कुल आवेश प्लस और माइनस यानी कि धन आवेश ऋण आवेश को जोड़ दीजिए तो प्लस में, और ये प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस क्या होगा 0, यानी कि टोटल आवेश क्या हो जाएगा 0, यानी कि दोनों आवेश प्रक्रिया के पश्चात और प्रक्रिया के पूर्व बराबर होता है। ठीक है दोस्त, यहां तक हमारा उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे, और अगर नहीं भी समझ में आता होगा तो आप कमेंट करके बताओगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाओगे। इसके बाद आपका जो अगला जो टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक होगा आपका बहुत ही आसान टॉपिक है, आवेश से ही रिलेटेड इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे। और आज का वीडियो बस इतना ही। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स का अगला पार्ट यानी कि पार्ट 4 देखेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।